एनसीईआरटी कक्षा 12 आधुनिक भारत अध्याय 2 यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश सत्ता का उदय। यूरोपीय कंपनियां और भारत में उनकी स्थापना। भारतवर्ष अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक समृद्धि के लिए अतीत काल से विख्यात रहा है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति ने यूरोप और एशिया के अनेक विद्वानों और यात्रियों को प्रभावित किया था। कतिपय ब्रिटिश इतिहासकारों ने यूरोपीय निवासियों के आगमन का उद्देश्य भारतीयों को सभ्य बनाना और यहाँ एक श्रेष्ठ सभ्यता का विकास करना कहा, परंतु अधिकतर यूरोपीय यात्रियों और व्यापारियों के आगमन का उद्देश्य धन की प्राप्ति, व्यापारिक समृद्धि और ईसाईयत का प्रचार करना था, जो कालांतर में राजनीतिक प्रभुत्व, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के रूप में बदल गया। तत्कालीन विद्वानों और यात्रियों द्वारा किए गए वर्णनों, यहाँ तक कि साहित्यिक ग्रंथों के अध्ययन से भी यूरोपीय निवासियों में अतुल धन प्राप्ति के लिए भारत आगमन के प्रति ललक का पता चलता है। महान लेखक शेक्सपियर ने भारत भूमि को विश्व के लिए महान अवसरों की चरम सीमा कहा है। तो महान कवि मिल्टन ने विभिन्न देशों की विशेषता बताते हुए भारत के धन की चर्चा की है। जर्मन दार्शनिक हेगेल ने जहां भारत को मनोकामना की भूमि बतलाया, वहां स्विस लेखक लैंडस्ट्रोम ने लिखा कि जाने के अनेक रास्ते व माध्यम हैं, पर उद्देश्य एक ही था, चमत्कारिक देश भारत पहुंचना, जो देश धन से लबालब भरा है। इस चिंतन में सत्यांश है कि अमेरिका की खोज, ऑस्ट्रेलिया के बहुभाग की जानकारी और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की सफलता के रहस्य में भारत का सोना चांदी एक महत्वपूर्ण और निर्णायक तत्व रहा है। पुर्तगालियों का भारत आगमन। प्राचीन काल से ही भारत के यूरोप से संबंध रहे हैं। उसी समय भारत का माल यूनान और रोम तक जाता था। 15वीं शताब्दी के पहले तक यह व्यापार 3 मार्गों द्वारा पूरा होता था। पहला मार्ग मध्य एशिया के ऑक्सस नदी के किनारे होता हुआ कैस्पियन सागर और काले सागर तक जाता था। दूसरा मार्ग सीरिया होता हुआ भूमध्य सागर तक जाता था और तीसरा मार्ग लाल सागर होते हुए मिस्र तक और वहां भूमध्य सागर पार कर यूरोपीय देशों को जाता था। लेकिन 1453 में तुर्की की कुस्तुनतुनिया पर विजय होने से पाश्चात्य देशों के लिए ये तीनों मार्ग बंद हो गए। अब पाश्चात्य देश भारतीय सोने चांदी की भूख और पूर्व के गर्म मसाले प्राप्त करने के लिए नए नए मार्ग ढूंढने को मजबूर हुए। ये गर्म मसाले यूरोपियों के भोजन की मुख्य आवश्यकताओं में से थे। क्योंकि जाड़ों में बासी मांस सड़ जाता था, उसे खाने योग्य रखने में गर्म मसाले बड़े उपयोगी थे। इसी कारण गर्म मसालों का यूरोप में पर्याप्त प्रयोग होता रहा। 1492 में स्पेन वासी कोलंबस भारत की खोज के लिए चला, लेकिन वह अमेरिका की धरती पर पहुंच गया। 20 मई 1498 का दिवस भारत और यूरोप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना कहा जा सकता है। उक्त दिवस भारत की धरती पर यूरोपीय एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने 4 जहाज़ों और 118 नाविकों के साथ उतरा। उसके भारत पहुंचने से समस्त यूरोप में एक हलचल सी मच गई। एडम स्मिथ ने अमेरिका की खोज और आशा अंतरिक्ष की ओर से भारत के मार्ग की खोज को मानवीय इतिहास की 2 महानतम व अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं बतलाया है। वास्तव में इससे पहले पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में वहां के सम्राट हेनरी और जॉन द्वितीय ने अनेक बार
भारत की खोज के लिए कई सर्वश्रेष्ठ नाविकों को शानदार विदाइयां दी थी, परंतु इससे पहले उन्हें सफलता नहीं मिली। जहाज अंध महासागर को पार कर अफ्रीका के पश्चिमी समुद्र का चक्कर लगाते और जब अफ्रीका के दक्षिण में पहुंचते तो प्रायः जल समाधि ले लेते थे। दुखी होकर इस स्थान का नाम केप ऑफ स्टॉर्म रख दिया गया था। 1486 में बार्थलोमियो डियाज पहली बार अफ्रीका के दक्षिण समुद्र तट तक पहुंचा। अब केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरिक्ष रख दिया गया था। नवीनतम खोजों से ज्ञात होता है कि वास्को डी गामा स्वयं अपने बलबूते पर भारत नहीं पहुंचा था, बल्कि वह मोजाम्बिक पहुंचने पर एक भारतीय व्यापारी के जहाज के पीछे पीछे चलकर कालीकट तक पहुंच गया पाया था। अतः भारत तक उसकी यात्रा वास्को डी गामा की नवीन खोज नहीं थी। इस प्रकार से उसने इस मार्ग का अनुकरण किया था। कुछ भी हो, कालीकट पहुंचने पर वहां के हिंदू राजा जमोरिन ने उसका स्वागत और आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन पुर्तगालियों ने इस स्वागत और सम्मान का अनुचित लाभ उठाया। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने लिस्बन में 13 जहाजों का एक बेड़ा और सेना लेकर जमोरिन को नष्ट करने की कोशिश की। इस तरह एक और जहाजी बेड़ा भारत भेजा गया, परंतु ये दोनों प्रयास असफल रहे। 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आया और मालाबार तटों पर कुछ प्रयास किया। 1509 में अल्बुकर्क नामक पुर्तगाली गवर्नर 1509 से 1515 बनकर भारत आया। विश्वासघात और पारस्परिक फूट का लाभ उठाकर नवंबर 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार कर लिया। यह अभी तक बीजापुर सल्तनत के अधीन था। इन्होंने ईसाईयत का मनमाने ढंग से प्रचार किया और व्यापार को बढ़ाया। शीघ्र ही पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन भारत की वस्तुओं से भर गई। पुर्तगालियों ने कालीकट को खूब लूटा। अब उन्होंने सुदूर पूर्व तक बढ़ने के प्रयास किए। पुर्तगाली गवर्नर अल्फ्रेंची डिसूजा ने लिखा कि पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में धर्मदंड लेकर भारत में प्रवेश किया, किंतु जब उन्हें बहुत अधिक सोना नजर आया तो क्रॉस को अलग रखकर एक हाथ से अपनी जेबें भरनी शुरू कर दी, और जब उनकी जेबें इतनी भारी हो गई कि उन्हें एक हाथ से नहीं संभाल सके तो उन्होंने अपनी तलवारें भी फेंक दी। डचों का आगमन। व्यापार में भारी लाभ ने यूरोप के अन्य देशों को भी भारत और पूर्व के अन्य देशों की ओर आकर्षित किया। नीदरलैंड पर स्पेन का प्रभुत्व और 1580 में स्पेन के अधीन पुर्तगाल के होने से डच व्यापारी बड़े दुखी थे। 1595 में कुछ डच व्यापारियों ने एक कंपनी स्थापित की और 8 जहाज भेजे। 4 जहाज आशा अंतरिक्ष के मार्ग से और 4 उत्तरी पूर्वी मार्ग से। वस्तुतः डच व्यापारी गर्म मसालों के व्यापार में सर्वाधिक रुचि ले रहे थे। कार्नेलियस ह्यूटमैन नामक एक डच व्यापारी ने बांटम के राजा से संधि की और कुछ सामान लेकर अपने देश पहुंचा। 1602 में हॉलैंड की सभी छोटी मोटी कंपनियां मिलकर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और उसी साल एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा पूरब भेजा। बांटम के निकट पुर्तगाली बेड़े से इसका टकराव हुआ। इसमें डच जीते। इन्होंने सुमात्रा प्रदेश में अपना प्रभाव बढ़ाया। 1609 में डचों ने मसालों के द्वीप में स्थित अम्बोनीना को पुर्तगालियों से छीन लिया। अंग्रेजों से भी टकराव हुआ। 1623 में डचों ने अंग्रेजों को अम्बोनिया से भगा दिया। अनेक अंग्रेजों को कैद कर लिया गया। अंग्रेज एजेंट और उसके कई साथियों की हत्या कर दी गई। दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा। 1639 से 1658 के बीच डचों ने पुर्तगालियों को मलक्का 1641 और श्रीलंका 1658 के तटीय भागों से भगा दिया। अतः डचों ने भारत के पूर्वी तट पर और गंगा घाटी के निचले प्रदेशों पर भी अपनी कुछ व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। उन्होंने सूरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन,
मछलीपट्टनम, चिंसूरा और पटना में अनेक व्यापारिक केंद्र बनाए। वे भारत से सूती वस्त्र और कच्चा रेशम, सोरा, अफीम और नील का निर्यात करते थे, परंतु शीघ्र ही वे भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की स्पर्धा के शिकार हुए। सोरा पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं। डचों की यह जो है वो मीट या मांस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। डचों की कंपनियां शीघ्र ही प्रभावहीन हो चुकी थीं, जिसका प्रमुख कारण डच सरकार का कंपनी के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। सरकारी प्रभुत्व को ज़्यादा महत्व दिया गया, व्यापार को कम। इसके साथ ही डचों का व्यवहार भी संतोषजनक नहीं था। अंग्रेजों का भारत में आगमन। 1789 में सर फ्रांसिस ड्रेक नामक एक अंग्रेज नाविक जो समुद्री डाकू था ने लिस्बन जाने वाले एक पुर्तगाली जहाज को लूटा। इस लूट के माल से उसे भारत की आर्थिक समृद्धि के बारे में पता चला और कुछ नक्शे भी प्राप्त हुए। इससे उसे आशा अंतरिक्ष की ओर से जाने के मार्ग का पता चला। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अनेक नाविकों को प्रोत्साहन दिया। फिंच, कैप्टन रेमंड और जॉन मिल्डेहॉल ने प्रयास किए। इसी बीच 1588 में स्पेनिश आर्मेडा जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय ने उन्हें और प्रोत्साहित किया। 24 सितंबर 1599 को लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में भारत के साथ सीधा व्यापार करने के लिए एक संस्था बनाने के विचार पर विचार हुआ और शीघ्र ही इसके लिए 30,133 पाउंड 308 पेंस राशि इकट्ठी हुई। अगले साल 23 सितंबर 1600 को पुनः फाउंडर हॉल में एक बैठक हुई और धनराशि बढ़कर 68,373 पाउंड हो गई। शीघ्र ही द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के नाम से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम 1558 से 1603 तक जो महारानी रही ने इस कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया। कंपनी के हिस्सेदारों की शुरू में संख्या 217 थी और इसका पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। रानी एलिजाबेथ प्रथम भी उसके हिस्सेदारों में से एक थी। प्रारंभ में इस कंपनी को साहसी लोगों की मंडली कहा गया, क्योंकि इसके सदस्य लूटने में दक्ष नहीं थे। इतना ही नहीं, प्रारंभ में कंपनी के मालिकों ने यह भी तय किया कि कंपनी की नौकरी में किसी शरीफ व्यक्ति को नहीं रखेंगे। 1608 में कप्तान हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेज जहाज भारत पहुंचा। हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर से सूरत के दरबार में एक व्यापारी कोठी खोलने का फरमान मांगा, परंतु पुर्तगालियों की अड़चन से यह संभव नहीं हुआ। वस्तुतः यह एक महत्वपूर्ण प्रसंग था। एक लेखक के अनुसार जहांगीर के दरबार में किसी को इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि दूर पश्चिम की एक छोटी सी निर्बल अर्ध सभ्य जाति का जो दूत उस समय दरबार में घुटने टेककर जमीन चूम रहा था, उसी के वंशज एक दिन मुगल साम्राज्य के अंग भंग होने पर शासन करने लगेंगे। 1613 में अंग्रेजों को व्यापार के लिए एक कोठी खोलने और एक दूत दरबार में रखने की अनुमति मिली। 1614 में भारतीय सूत, नील और अन्य सामग्री लेकर पहला जहाज इंग्लैंड पहुंचा, जिस पर भिन्न भिन्न वस्तुओं पर 100 गुना से 200 गुना तक लाभ हुआ। 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम की ओर से राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचा और व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलने की अनुमति मांगी। शीघ्र ही सूरत अंग्रेजों की कंपनी का केंद्र बन गया। 1633 में एक कोठी मछलीपट्टनम में खोली गई। 1640 में मद्रास, अब चेन्नई, और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ। 1642 में बालासोर में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी बनाई। 1668 में कंपनी को
बम्बई अब मुंबई प्राप्त हुआ, जो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी ब्रेगांजा की कैथरीन से विवाह करने पर दहेज के रूप में मिला था। बम्बई का द्वीप केवल 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया गया। इसी भांति 1651 में एक फैक्ट्री हुगली में और इसके बाद बंगाल में कलकत्ता, अब कोलकाता और कासिम बाजार में कई कोठियां स्थापित हुईं। 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी सौदागरों ने एक नई कंपनी स्थापित की, जिसका नाम न्यू कंपनी रखा गया। इस नई कंपनी ने भी घूस व रिश्वत की नीति अपनाई। इसने इंग्लैंड की सरकार को 20 लाख पाउंड का कर्ज दिया। शीघ्र ही दोनों कंपनियों में परस्पर टकराव हो गया। आखिर में 1702 में दोनों कंपनियों ने मिलकर एक संयुक्त कंपनी बनाने का विचार किया। अतः 1709 में कंपनी का नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रख दिया गया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कंपनी ने अपना व्यापार तेजी से बढ़ाया और स्थानीय राजाओं, नवाबों से भी संबंध स्थापित किया। 1717 में फर्रुखियर ने एक फरमान द्वारा कई सुविधाएं कंपनी को दे दी। कंपनी की बढ़ती हुई शक्ति से शीघ्र ही बंगाल का नवाब अलवर्दी खान 1740 से 64 चौकन्ना हो गया। कंपनी के व्यापारी अपने व्यापारिक केंद्रों द्वारा हजारों भारतीय जुलाहों पर विपरीत प्रभाव डाल रहे थे और उनकी सहायता भारतीय सौदागर, बैंकर और व्यापारी भी कर रहे थे। अतः अलवर्दी खां भारतीय समुद्री व्यापार को चौपट होते देख सशंकित हो उठा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। फ्रांसीसियों का आगमन भारत में सबसे बाद में हुआ। उन्हें भी भारत का सोना चांदी और व्यापारिक लोभ दूर न रख सका। 1642 में रिचेलियो ने 3 कंपनियां स्थापित की, परंतु कुछ साल बाद सरकारी और धार्मिक हस्तक्षेपों के कारण वे समाप्त हो गईं। 14वें लुई के शासनकाल में इसके मंत्री कार्लबर्ट ने 1664 में एक कंपनी स्थापित की, जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना, फ्रेंच सरकार को मजबूत बनाना और ईसाईयत का प्रचार करना था। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की और चंद्रनगर, जो बंगाल में है, एक फैक्ट्री स्थापित की, जहां से सूती और सिल्क वस्त्र खरीद कर निर्यात के लिए भेजे जाने लगे। परंतु यह कंपनी भी यूरोपीय स्पर्धा के कारण लाभकारी नहीं रही। 1720 में इसे पुनः बनाया गया। 1721 में मॉरिशस और 1724 में मालाबार तट पर माही में प्रभाव स्थापित किया। 1742 में डुप्ले के पांडिचेरी का गवर्नर बनने पर यह अंग्रेजों से विभिन्न मुद्दों पर विवादों में उलझ गई। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन एक परिवर्तनकारी काल था। विभिन्न कंपनियों के आने से न केवल आर्थिक हानि और आर्थिक शोषण काल प्रारंभ हुआ, बल्कि इससे मुगलकालीन प्रचलित व्यवसायों, शासन प्रणाली, कानून, राजस्व प्रणाली और सैनिक स्वरूप को भी बदल दिया। इन कंपनियों के आगमन ने भारतीय रहन सहन, खान पान और सामाजिक जीवन, चिंतन, कला और सोच को भी प्रभावित किया। इससे भारतीयों की परस्पर फूट, द्वेष, राष्ट्रीय भावना का अभाव और सैन्य दोष भी उभर कर आए। साथ ही भारत में एक लंबे दुख, दैन्य, गरीबी और शोषण का दौर प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता केवल व्यापारिक न रहकर राजनीतिक रूप धारण करती गई। वास्तव में भारत में मजबूत केंद्रीय शासन का अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, आपस की फूट और स्वार्थ भावना ने विदेशियों को इस प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने सभी प्रकार के धूर्ततापूर्ण और अनैतिक मार्गों को अपनाकर भारत पर विजय प्राप्त कर ली। आपसी फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारत में अपना भाग्य आजमाया और इस संघर्ष की शुरुआत हुई दक्षिण भारत में कर्नाटक के 3 युद्धों के रूप में। ये युद्ध 1746 से 1763 तक होते रहे। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक।
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश स्थापित करना था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत आते ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली बार फ्रांसीसी अधिकारी के नेतृत्व में भारतीयों की एक सेना का निर्माण किया। अंग्रेजों ने पहली बार 1746 में भारतीय सेना बनाई। प्रथम कर्नाटक संघर्ष के 3 कारण थे। पहला, यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का प्रश्न। अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने प्रभाव के व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना चाहते थे। दूसरा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार के लिए चल रहा संघर्ष था। और तीसरा, दोनों ही भारत में व्यापारिक स्वामित्व चाहते थे क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य का तेजी से ह्रास हो रहा था। दोनों ने अपनी अपनी गृह सरकारों की अनुमति से भारत में युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज सेनापति बार्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को पकड़ लिया। फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने मॉरिशस में फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डोनो से सहायता मांगी। वह 3000 सेना लेकर कारोमंडल तट की ओर बढ़ा और अंग्रेजी सेना को हराकर 21 सितंबर को उसने मद्रास पर कब्जा कर लिया। क्लाइव भी पकड़ा गया। ला बोर्डोनो और डुप्ले में मद्रास पर अधिकार रखने के बारे में मतभेद था। अतः ला बोर्डोनो अंग्रेजों से भारी धनराशि लेकर लौट गया। डुप्ले ने मद्रास पर पुनः आक्रमण कर उसे जीता। दूसरी ओर अंग्रेजों ने पांडिचेरी को जीतने का असफल प्रयास किया। मद्रास की नवीन स्थिति में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों से अपनी बस्तियों की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। कर्नाटक के नवाब ने फ्रांस के खिलाफ एक सेना भेजी जिसमें 10,000 सैनिक थे। इस लड़ाई में फ्रांस की ओर से कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली सेना में केवल 230 फ्रांसीसी सैनिक और यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित केवल 700 भारतीय सैनिक थे। यह लड़ाई सेंट टोमे के नाम से जानी जाती है, जो अड्यार नदी के किनारे स्थित है। इस युद्ध में नवाब की सेनाएं पराजित हुईं। यूरोप में युद्ध समाप्त होते ही भारत में भी संघर्ष समाप्त हो गया। ला सैपल की संधि से 1748 में ऑस्ट्रिया युद्ध समाप्त हो गया। दोनों देशों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश के और कैदी लौटा दिए। अंग्रेजों को मद्रास पुनः मिल गया। इस युद्ध के पश्चात दक्षिण में फ्रांसीसी कंपनी एक दूसरी यूरोपीय शक्ति के रूप में उभर कर आई। इससे भारतीय सैनिकों की दुर्बलता और राजनीतिक कमजोरी प्रकट हुई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष को बढ़ावा मिला। दूसरा युद्ध दूसरा युद्ध जो है वो 1749 से 1754 तक चला। इस युद्ध का मुख्य कारण हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के उत्तराधिकार का प्रश्न और अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की बढ़ती राजनीतिक लिप्सा थी। 21 मई 1448 को हैदराबाद के निजाम आसफ जाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र नासिर जंग 1748 से 1750 उसका उत्तराधिकारी बनना। परंतु नासिर जंग के भतीजे मुजफ्फर जंग आसफ जाह का पुत्र ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसी तरह कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहिब में भी झगड़ा हो गया। शीघ्र ही ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विषय बन गए। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का साथ दिया और अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का पक्ष लिया। डुप्ले ने राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए मुजफ्फर जंग को दक्षिण का सूबेदार और चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बनाने का गुप्त आश्वासन दिया। मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेनाओं ने मिलकर अगस्त 1749 में वेल्लूर के निकट अंबूर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन की सेना को परास्त किया और उसे मार दिया। अनवरुद्दीन का लड़का मोहम्मद अली त्रिचन्नापल्ली भाग गया। 1750 में नासिर जंग भी एक संघर्ष में मारा गया। अतः मुजफ्फर जंग को दक्कन का सूबेदार बना दिया गया। डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेश का अवैतनिक गवर्नर बना दिया गया। हैदराबाद में
फ्रांसीसी सेनापति बुसी के नेतृत्व में एक सेना रखी गई। 1751 में चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बन गया। मुजफ्फर जंग जब अपनी राजधानी जा रहा था तभी अचानक मारा गया। हैदराबाद में स्थित बुसी ने निजाम उल मुल्क के तीसरे बेटे सलामत जंग को गद्दी पर बैठाया। इसके बदले निजाम ने फ्रांसीसियों को वह प्रसिद्ध प्रदेश दे दिया जो उत्तरी सरकार नॉर्दर्न साइकर्स कहलाता था, जिसमें 4 प्रसिद्ध जिले मुस्तफ़ानगर, एल्लोर, राजमहेंद्री और चिकाकोल आते थे। अंग्रेज भी चुप न बैठे। उन्होंने नासिर जंग व स्वर्गीय अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली के साथ मिलकर योजना बनाई। कर्नाटक की नवाबी के लिए मोहम्मद अली का समर्थन किया। इस समय वह त्रिचन्नापल्ली के दुर्ग में फ्रांसीसी सेना से घिरा हुआ था। क्लाइव त्रिचन्नापल्ली के घेरे में सफल न हुआ, अतः अंग्रेजों ने कर्नाटक की राजधानी अर्काट का घेरा डालने का विचार किया। क्लाइव ने 200 अंग्रेजों और 300 भारतीयों की सेना की सहायता से घेरा डाला और इस पर कब्जा कर लिया। चंदा साहिब को त्रिचन्नापल्ली का घेरा उठाना पड़ा। उसने 4000 सैनिक अर्काट जीतने के लिए भेजे पर असफल रहा। डुप्ले ने परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, परंतु फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख अधिकारियों की सहायता नहीं मिली। युद्ध में भारी खर्च से अमेरिका में फ्रांसीसी उपनिवेशों के निकल जाने के भय से उसने युद्ध के स्थान पर संधि वार्ताएं प्रारंभ की। जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि से युद्ध समाप्त हो गया। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल गोडेहू को भेजा गया, जो कंपनी का डायरेक्टर भी था। कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को मान लिया गया और उत्तरी सरकार के इलाके वापस कर दिए गए। हैदराबाद में अब भी फ्रांसीसी प्रभाव बना रहा। दोनों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वायदा किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी प्रभुत्व को ठेस लगी और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। फ्रांसीसी सरकार ने अपनी पराजयों का दोष डुप्ले और ला बोर्डोनो पर मढ़ा। ला बोर्डोनो को कुछ वर्षों के लिए जेल में डाल दिया गया और डुप्ले को बड़ी आर्थिक हानि हुई। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763। यूरोप में 1756 में पुनः युद्ध छिड़ जाने से भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस युद्ध का मुख्य कारण यूरोप में इंग्लैंड व फ्रांस के बीच लड़ा जा रहा सप्तवर्षीय युद्ध था। फ्रांस सरकार ने काउंट लाली को भारत भेजा। अप्रैल 1758 में वह भारत पहुंचा और इसी बीच अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। काउंट लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया और तंजौर पर आक्रमण कर दिया। इसमें काउंट लाली को सफलता नहीं मिली। लाली ने मद्रास जीतने का भी असफल प्रयास किया। उसने हैदराबाद से बुसी को बुलाया। विद्वानों ने इसे लाली की सबसे बड़ी भूल कहा, क्योंकि इससे फ्रांसीसियों का दबदबा कम हो गया। अंग्रेजों ने प्रारंभ में बंगाल पर अधिकार कर लिया था। पुकॉक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सैनिक बेड़े को कई बार जीता। कर्नाटक में भी फ्रांसीसियों की हार हुई। हैदराबाद के निजाम से मछलीपट्टनम और उत्तरी सरकार के क्षेत्र ले लिए गए। इसके अलावा जनवरी 1760 में अंग्रेजी सेनापति आयरकूट ने वंडीवास नामक स्थान पर फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। बुसी को गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 1761 में फ्रांसीसी सेनाएं पांडिचेरी लौट गई। अंग्रेजों ने पांडिचेरी का भी घेरा डाला और 8 माह बाद उस पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों के माही क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। इस प्रकार फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय हुई। दक्षिण भारत में उनका प्रभाव प्रायः समाप्त हो गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का यह तीसरा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। यूरोप में पेरिस की संधि होने पर 1763 में भारत में भी लड़ाई समाप्त हो गई। फ्रांसीसियों को भारत में पांडिचेरी व जीते हुए अन्य प्रदेश वापस कर दिए गए, परंतु किसी प्रकार की किलेबंदी या सैनिक जमाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांसीसी भारत में अब केवल व्यापारिक संबंध रख सकते थे, अतः इस युद्ध से अंग्रेजों का भारत विजय का मार्ग खुल गया। अंग्रेजों की फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफलता के कारण अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लगभग 20 वर्षों के संघर्ष में अंग्रेजों को सफलता मिली। इससे अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया।
युद्धों में अंग्रेजों की सफलता का रहस्य कई तत्वों से जाना जा सकता है। प्रथम, अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना का होना। अंग्रेजों का भारत के समुद्री मार्गों पर अधिकार था और अंग्रेजी सेना बहुत शीघ्र अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाती थी। इसके विपरीत फ्रांसीसियों का जलबेड़ा बहुत कमजोर था। साथ ही फ्रांस से कोई भी जलबेड़ा लाना कठिन था। दूसरा, यूरोपीय राजनीति का प्रभाव इसका महत्वपूर्ण कारण था। समस्त यूरोप में अंग्रेजों की स्थिति फ्रांस से बेहतर थी। उन्हें सर्वत्र सफलता मिल रही थी। चारों ओर समुद्र होने से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति भी इसके लिए ज़्यादा सुरक्षित और लाभदायक थी, जबकि फ्रांस को युद्धों में व्यस्त रखते हुए सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना होता था। तीसरे, अंग्रेजों को अपनी गृह सरकार का पूर्ण समर्थन और विश्वास प्राप्त था, जबकि फ्रांस की गृह सरकार की भारत के संदर्भ में एक राय नहीं थी। अतः भारत में फ्रांसीसी कंपनी को बार बार गृह सरकार के समर्थन, आर्थिक सहयोग और सैनिक सहायता के लिए ताकना पड़ता था। चौथा, अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी। अंग्रेज कंपनी आर्थिक व्यापार के साथ राजनीतिक प्रभाव के विस्तार की ओर ध्यान देती थी। उन्होंने अपने आर्थिक ढांचे का सदैव ध्यान रखा। इसके विपरीत भारत में फ्रांस सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। धन की कमी के कारण वे अपनी कई योजनाओं को पूरा नहीं कर पाते थे। पांचवा, 1757 में अंग्रेजों की बंगाल विजय ने उनकी स्थिति बहुत सुदृढ़ कर दी थी। बंगाल उस समय के सबसे धनी और समृद्ध प्रदेशों में से एक था। छठा, अंग्रेजों के पास बंगाल के अलावा बम्बई और मद्रास के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जो देसी विदेशी व्यापार और सामरिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी थे, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल पांडिचेरी, माही और चंद्रनगर केंद्र थे। सातवां, डुप्ले की नीति और फ्रांस सरकार का परस्पर तालमेल नहीं था। डुप्ले भारत में फ्रांसीसी राज्य की स्थापना करना चाहता था, जबकि फ्रांस की सरकार उससे अवगत न थी। इसके साथ फ्रांस सरकार द्वारा डुप्ले को अचानक वापस बुलाना भी उचित नहीं था। आठवां, लाली ने बुस्सी को हैदराबाद से बुलाकर एक बड़ी गलती की थी। इससे फ्रांसीसी सरकार का दक्षिण में प्रभाव कम हो गया था। उपरोक्त मुख्य तत्वों के अलावा अंग्रेजों के अपेक्षाकृत योग्य सेनापति, अंग्रेजी अधिकारियों का परस्पर तालमेल और इंग्लैंड सरकार का कम से कम हस्तक्षेप भी कारण माने जा सकते हैं। अंग्रेज फ्रांसीसियों के 3 युद्ध देश में व्याप्त तीनों शक्तियों, भारतीय रजवाड़ों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के लिए दिशा बोधक कहे जा सकते हैं। इन युद्धों में दक्षिण भारत के राजाओं, नवाबों की परस्पर फूट और सैनिक अयोग्यता खुलकर सामने आई। अंग्रेजों के लिए ये युद्ध वरदान साबित हुए। उन्हें लगा कि भारतीय सैनिक मूल रूप से योग्य हैं, परंतु उनमें प्रशिक्षण और यूरोपीय ढंग से सुसज्जित होने की कमी है। भारत के युद्धों में तोपखाने और नौसेना का महत्व भी समझ में आया। अंग्रेजों ने जहां भारतीय राजाओं की स्वार्थ भावना को बढ़ावा दिया, वहां भारतीय सैनिकों को यूरोपीय ढंग से सुसज्जित कर अंग्रेजी राज्य के विस्तार में उनका उपयोग करना प्रारंभ किया। यह ध्यान अवश्य रखा गया कि किसी भी भारतीय को सेना में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त नहीं किया जाए। फ्रांसीसियों के लिए यह युद्ध अभिशाप साबित हुआ। अब फ्रांसीसी राज्य केवल पांडिचेरी और कुछ आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गया। अब उन्होंने भारत में अपने राज्य का स्वप्न त्याग दिया। बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा। बंगाल मुगलों के अधीन एक अत्यंत उर्वर और समृद्धशाली प्रांत था। व्यापार, वाणिज्य, उद्योगों के विकास में यह काफी आगे था। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी 1651 में हुगली में स्थापित की और इसके लिए तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाह सुजा से, जो मुगल सम्राट शाहजहां का पुत्र था, स्वीकृति प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने कासिम बाजार, पटना में भी अपनी कोठियां बनाई थीं। उन्होंने 1698 में कलकत्ता के आसपास की भूमि जैसे सूतानूती, कालीघाट और गोविंदपुर की जागीरदारी भी प्राप्त कर ली। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं दी। अंग्रेजों को कोई भी सामान बिना चुंगी दिए बंगाल में ले जाने की सुविधा दी गई। उन्हें माल ले
लाने और ले जाने के लिए 10 तक पास जारी करने का अधिकार भी दे दिए गए, जिसका कंपनी के कर्मचारियों ने दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। वे कंपनी के साथ अपना निजी व्यापार भी बिना टैक्स दिए करने लगे। बंगाल के सूबेदार अलवर्दी खां ने इस ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। उसका बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा में भी वर्चस्व स्थापित हो गया। वह जहां अंग्रेजों के प्रति सावधान था, वहां मराठों के निरंतर आक्रमणों से क्षुब्ध था। उसने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक गहरी खाई बनवाने की भी अनुमति दे दी। अलवर्दी खां की मृत्यु पर उसका दौहित्र सिराजुद्दौला 9 अप्रैल 1756 को बंगाल का नवाब बना। स्वभाव से क्रोधी और अंग्रेजों का परम शत्रु था। उसके गद्दी पर बैठते समय समूचे बंगाल में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। बंगाल आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। उसकी नवाबी को पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और उसकी मौसी ढाका की घसीटी बेगम ने स्वीकार नहीं किया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका से अंग्रेजों द्वारा निर्मित फोर्ट विलियम्स के चारों ओर तोपें लगा दी। साथ ही अंग्रेजों ने घसीटी बेगम और नवाब के विद्रोहियों को अपने यहाँ जगह दे दी। नवाब सिराजुद्दौला तीव्र गति से बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत था। उसने अंग्रेजों की गतिविधियों को नियंत्रित करना चाहा। उसने अंग्रेजों को फोर्ट विलियम्स की मरम्मत और किलेबंदी करने से रोकने के आदेश दिए। आज्ञा न मानने पर 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम का घेरा डाल दिया गया और 20 जून को ही अंग्रेजों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया, परंतु उसने अंग्रेजों को यहाँ से भागने का मौका देकर भूल की। अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर समुद्र के किनारे फुल्टा नामक स्थान पर शरण ली। उन्होंने मद्रास से सैनिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। इसी के साथ अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख दरबारियों और प्रभावी व्यक्तियों से मिलकर षड्यंत्र रचा। इसमें प्रमुख थे प्रधान सेनापति मीर जाफर, कलकत्ता का नवाब की ओर से नियुक्त अधिकारी मानिक चंद, एक अमीर व्यापारी अमी चंद्र, बंगाल का प्रमुख साहूकार जगत सेठ और एक प्रमुख सेना अधिकारी खादिम खां। मद्रास से एक सुदृढ़ नौसेना और पैदल सेना एडमिरल वॉटसन और कर्नल रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 14 दिसंबर 1764 को कर्नाटक पहुंची। कर्नल क्लाइव प्रारंभ में मद्रास में केवल 5 पाउंड सालाना की नौकरी में लगा था, परंतु अर्कट के घेरे में सफलता प्राप्त कर उसने बंगाल में अपना भाग्य आजमाना चाहा। उसने सिराजुद्दौला को कलकत्ता छोड़ने के लिए बाध्य किया। मानिक चंद को घूस देकर कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और फरवरी 1757 में नवाब को संधि के लिए मजबूर किया, जिससे अंग्रेजों को कलकत्ता में किलाबंदी का पुनः अधिकार मिल गया। मार्च 1757 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार पर पुनः कब्जा कर लिया गया। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विद्रोहियों को अपनी ओर मिलाया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का आश्वासन और अमी चंद को प्रचुर धन का लालच दिया। परिस्थितियां ऐसी हो गई कि युद्ध के बिना कोई अन्य समाधान न था। अतः मुर्शिदाबाद के दक्षिण में लगभग 22 मील दूर पलासी के गांव में 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों के पास 950 यूरोपीय पैदल, 100 यूरोपीय तोपची, 50 नाविक और 2100 भारतीय सैनिक थे, जबकि नवाब के पास लगभग 50,000 की विशाल सेना मीर जाफर के नेतृत्व में थी। युद्ध नाम मात्र का था, केवल कुछ घंटे चला। युद्ध का निर्णय उसी दिन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों के कुल 29 सैनिक और नवाब के करीब 500 आदमी काम आए। मीर जाफर व राय दुर्लभ, जो नवाब की बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, केवल खड़े रहे। नवाब की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसका नेतृत्व मीर मदान व मोहन लाल कर रहे थे, लड़े और अंग्रेजों को पीछे भी खदेड़ा, परंतु गोली लगने से मीर मदान की मृत्यु हुई। हताश नवाब सिराजुद्दौला को लड़ाई के मैदान से भागना पड़ा। उसे शीघ्र ही पकड़कर मीर जाफर के लड़के ने जान से मार दिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों को 24 परगनों की जागीर दे दी गई। क्लाइव को अपार राशि व्यक्तिगत भेंट में दी गई। सेना को 50 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिए गए। कंपनी के कर्मचारियों को बिना टैक्स दिए
निजी व्यापार करने की सुविधा दी गई। अंग्रेजों की यह सफलता वीरता नहीं बल्कि उनके विश्वासघात और षड्यंत्र का परिणाम थी। शीघ्र ही प्लासी का युद्ध अंग्रेज कूटनीति का भाग और आदर्श बन गए। एडमिरल वॉटसन ने लिखा है कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय कंपनी के लिए नहीं वरन सामान्यतः ब्रिटिश राज्य के लिए महत्व की थी। इस युद्ध ने अंग्रेजों में समस्त भारत पर प्रभुत्व करने की भावना जागृत की। बंगाल की प्राप्ति से अथाह धन प्राप्ति और लूट मार का मोह भी व्याप्त हुआ। मीर जाफर अपने शासक से विश्वासघात करके नवाब बन गया था, अतः भारतीय इतिहास में वह देशद्रोही के रूप में जाना जाने लगा। अंग्रेजों को 24 परगनों की जागीर मिलने से बड़ा लाभ हुआ। वास्तव में वे अतुल धनराशि देने से बंगाल का खजाना जो है वो खाली हो गया था। साथ ही स्थान स्थान पर उसके विरुद्ध विद्रोह होने लगे और अराजकता फैल गई। अतः अब अंग्रेजों ने धन के लालच में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को 27 सितंबर 1760 को नवाब बना दिया। नवाब मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। उसने भी अंग्रेजों को अनेक उपहार दिए। उसने कंपनी को वर्धमान, मेदिनीपुर और चटगांव जिले की जमींदारी भी दे दी। अंग्रेज अधिकारियों को लगभग 29 लाख रुपए उपहार के रूप में दिए। यह भी माना कि वह कंपनी को 5 लाख रुपए दक्षिण की लड़ाइयों के लिए देगा। कंपनी ने नवाब को सैनिक सहायता और आंतरिक मामलों में दखल न देने का वायदा किया। इसके अलावा मीर जाफर को 15,000 रुपये मासिक वेतन देने और कलकत्ता में रहने का अधिकार दिया गया। मीर कासिम ने नवाब बनते ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर कर दिया। उसने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से सुसज्जित करने का सोचा और पुराने करों को बढ़ाया। उसने अभी तक सरकारी धन जमा नहीं किया था, उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। विद्रोहियों का दमन किया गया। शीघ्र ही मीर कासिम का कंपनी से टकराव हो गया। झगड़े का कारण आंतरिक व्यापार पर लगे कर थे। इसके दुरुपयोग से नवाब की आमदनी कम हो गई थी। आंतरिक करों से छूट का लाभ केवल अंग्रेज कर्मचारी ही उठा रहे थे। मीर कासिम ने एक आदेश द्वारा सभी आंतरिक कर हटा दिए। अब भारतीयों को भी अंग्रेजों की भांति सुविधा मिल गई। अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने पटना नगर पर आक्रमण कर दिया। कंपनी व नवाब में 1763 में संघर्ष प्रारंभ हो गया। कई संघर्षों में मीर कासिम की पराजय हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। मीर कासिम भागकर अवध पहुंचा, जहां अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। उनकी संयुक्त सेना में 40 से 50 हजार सैनिक थे। कंपनी की सेना में 7,027 सैनिक थे और उसका नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहा था। इतिहास प्रसिद्ध यह लड़ाई बक्सर नामक स्थान 22 अक्टूबर 1764 को हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों के 847 सैनिक मरे या हताहत हुए, जबकि तीनों की संयुक्त सेनाओं के लगभग 2,000 सैनिक मरे या हताहत हुए। जीबी मॉलिशन ने इस युद्ध के बारे में लिखा है कि चाहे आप इसे देशियों और विदेशियों के बीच द्वंद्व युद्ध समझें या ऐसी सारगर्भित घटना जिसका परिणाम अस्थायी और विशाल हुआ, बक्सर को सबसे अधिक निर्णायक युद्धों में से माना जाता है। 1764 की यह लड़ाई निश्चित ही निर्णायक सिद्ध हुई। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। इन युद्धों से भारत की राजनीतिक दुर्बलताएं, सैनिक कमजोरियां और मुगल साम्राज्य का खोखलापन सामने आया। साथ ही बंगाल में आर्थिक लूट खसोट, रिश्वत व भ्रष्टाचार का ऐसा क्रम प्रारंभ हुआ कि लॉर्ड क्लाइव जैसे लोग भी रातों रात अमीर बन गए। क्लाइव ने स्वयं लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि घूस और रिश्वत के रूप में प्राप्त की। मई 1765 में क्लाइव भारत में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम से संधि की, जो इलाहाबाद की संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के द्वारा अवध में अंग्रेजों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा मिली और अवध में एक ब्रिटिश सेना रखना तय हुआ, जिसके खर्च का वहन जो है अवध के नवाब को करना था।
कड़ा और इलाहाबाद के जिले शाह आलम को मिले और साथ ही मुगल साम्राज्य को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन भी देना तय हुआ। शाह आलम ने इसके बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना। सर्वप्रथम उसने बंगाल में फैली राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता को दूर करना चाहा। बंगाल पर कब्जा करते ही प्रारंभ में अंग्रेजों ने स्वयं शासन व्यवस्था न चलाकर अपने जी हुजूरों द्वारा शासन चलाया। कभी मीर जाफर को नवाब तो कभी मीर कासिम को और फिर दोबारा मीर जाफर को नवाब बनाया। अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम अलगाव को जानबूझकर बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो की नीति का प्रारंभ मुख्यतः मीर जाफर के काल से ही किया। कुछ हिंदुओं को ऊंचे पदों से हटा दिया गया। एक एक करके उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। बिहार के शासक राम नारायण सिंह, उड़ीसा के राजा राम सिंह और पूर्णिया के राजा युगल सिंह के खिलाफ कार्यवाही की गई। इन सभी राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1765 में क्लाइव के सम्मुख शासन व्यवस्था संबंधी कठिनाइयां आईं। सामान्यतः मुगल काल में प्रांतों की देखरेख के लिए दो प्रमुख अधिकारी थे। इन्हें सूबेदार और दीवान कहा जाता था। सूबेदार का कार्य प्रायः कानून और व्यवस्था की देखभाल करना होता था और वह सैनिक, पुलिस और फौजदारी कानून की ओर ध्यान देता था, जबकि दीवान का मुख्य कार्य राजस्व की वसूली करना और दीवानी कानूनों को लागू करना होता था। ये दोनों अधिकारी एक प्रकार से एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे और दोनों सीधे केंद्रीय प्रशासन के सम्मुख उत्तरदायी थे। परंतु औरंगजेब के बाद यह व्यवस्था लड़खड़ा गई। दोनों का नियंत्रण स्थान स्थान पर एक ही व्यक्ति करने लगा था। बंगाल में भी मुर्शिद कुली खां के काल में यह बदली हुई व्यवस्था चल रही थी। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम ने 26 लाख रुपए वार्षिक प्राप्त करने के बदले दीवानी के सभी अधिकार कंपनी को सौंप दिए। कंपनी ने बंगाल में निजामत के अधिकार के बदले अल्पवयस्क नवाब को एक संधि द्वारा 53 लाख रुपए वार्षिक देना तय किया। इसी प्रकार से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी और निजामत के सभी अधिकार मिल गए, परंतु अभी भी नाम मात्र के लिए बंगाल के नवाब का पद चल रहा था। क्लाइव ने बंगाल के शासन का भार सीधे कंपनी द्वारा संचालित न करके उसे दोहरे या द्वैध शासन का रूप दिया। क्लाइव भली भांति परिचित था कि विशाल बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी अथवा राजस्व प्राप्त करना सरल नहीं है, क्योंकि उसके पास न तो इतनी संख्या में राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे और न ही वे राजस्व अधिकारी वहाँ की स्थानीय भाषा, रीति रिवाजों और व्यवहार से परिचित थे। इस कठिनाई को देखते हुए उसने दीवानी का कार्य भारतीयों के जिम्मे देने का विचार किया और बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय नियुक्त किए। अल्पवयस्क नवाब होने के कारण मोहम्मद रजा खां को नायब निजाम भी बनाया गया। इस द्वैध व्यवस्था में दीवानी का कार्य मुख्यतः भारतीय करते थे, परंतु उत्तरदायित्व कंपनी का था। वास्तविक रूप से कंपनी समस्त बंगाल क्षेत्र की स्वामी थी और बंगाल का नवाब केवल नाम मात्र का था। इस व्यवस्था में सिद्धांत शासन कंपनी और नवाब में बटा था, परंतु समस्त ताकत व्यवहारिक रूप से कंपनी के पास थी। अतः यह जटिल और विचित्र व्यवस्था 1765 से 1772 तक चली और बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया। यह केवल एक ब्रह्मजाल था। क्लाइव को लगता था कि इस व्यवस्था के बने रहने से भारतीयों में कंपनी के प्रति विद्रोह या असंतोष की भावना पैदा नहीं होगी। उन्हें महसूस ही नहीं होगा कि कंपनी ने राजनीतिक सत्ता हथिया ली है। दूसरे, क्लाइव को डर था कि स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता कंपनी के हाथ में लेने से संभवतः भारत में स्थित फ्रांसीसी तथा
डच जैसी विदेशी कंपनियां सुगमता से कंपनी के सूबेदारी को स्वीकार नहीं करेंगी तथा कंपनी को वे कर इत्यादि नहीं देंगी जो नवाब के फरमान के अनुसार उन्हें देने होते थे। तीसरे, इस व्यवस्था के अभाव में यूरोप में भी इंग्लैंड के प्रति अन्य शक्तियों के बीच वैमनस्य और कटुता बढ़ने की संभावना हो सकती थी। चौथा, क्लाइव को यह जानकारी थी कि कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अभी तक संपूर्ण क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के पक्ष में नहीं है। पांचवा, प्रत्यक्ष शासन चलाने में क्लाइव को व्यवहारिक कठिनाई महसूस हो रही थी। जैसे पहले बताया गया है कि अंग्रेज अधिकारी समूचे क्षेत्र की जनता उनके व्यवहार, भाषा, रीति रिवाजों से परिचित नहीं थे। छठा, क्लाइव भारतीय नवाबों को बदनाम कर असफल आयोग कहकर निकलना चाहता था ताकि जनता उसका विरोध न करे। सातवां, क्लाइव यह स्वप्न देख रहा था कि यदि वह बंगाल की राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लेता है तो संभव है अंग्रेजी संसद कंपनी के इस कार्य में सीधे हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दे। परंतु द्वंद्व शासन के कुछ दुष्परिणाम भी हुए। क्लाइव का द्वैत शासन किसी के लिए भी लाभकारी, सुखदायी और समृद्धि लाने वाला नहीं हुआ, बल्कि इससे अराजकता, लूटमार और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। सर्वप्रथम इस व्यवस्था से कानून और अन्य किसी भी प्रकार की व्यवस्था का लोप हो गया। कंपनी के अधिकारियों में उत्तरदायित्वहीनता के प्रति ऐसी उपेक्षा की भावना पैदा हुई जो आगे भी बनी रही। दूसरा, द्वैत शासन से न्याय व्यवस्था प्रायः ठप हो गई। नवाब शक्तिहीन था और कंपनी के अधिकारी गैर जिम्मेदाराना। राज्य में चोर, डाकू और लुटेरों का प्रभाव बढ़ गया। तीसरा, इससे कृषकों के कष्ट बहुत बढ़ गए। बंगाल का उपजाऊ प्रदेश उजाड़ और बंजर होता गया। मनमाना राजस्व वसूल होने लगा। भूमि कर संग्रह का कार्य प्रति वर्ष अधिक से अधिक बोली लगाने वाले को दिया जाने लगा। लाचार हो अनेक किसानों को अपने खेतों को छोड़कर भागना पड़ा। चौथा, व्यापार वाणिज्य की अवनति हुई। कंपनी का व्यापार पर लगभग एकाधिकार हो गया। व्यक्तिगत व्यापार द्वारा अंग्रेज अधिकारियों और कर्मचारियों ने अधिक से अधिक धन कमाया और भारतीय व्यापार को हानि पहुंचाई। इससे कर्मचारी धनवान हो गए और कंपनी की आमदनी कम हो गई। स्वयं क्लाइव ने माना कि कंपनी के व्यापारी व्यापार न करके एक संप्रभु के समान व्यवहार करते थे। उन्होंने हजारों भारतीय व्यापारियों के मुंह से रोटी छीन ली थी और जो भारतीय पहले व्यापार करते थे वे अब भीख मांगने लगे थे। अतः भारतीय व्यापारी बेकार हो गए। पांचवा, इससे बंगाल के उद्योग धंधे भी प्रभावित हुए। बंगाल के रेशम उद्योग को हतोत्साहित किया गया। अब रेशम के कपड़ों के स्थान पर अंग्रेज केवल कच्चा रेशम चाहने लगे थे। अनेक भारतीय जुलाहों को नुकसान पहुंचा। और उन्हें शारीरिक पीड़ाएं भी दी गईं। अपने कार्य कराने के लिए इन भारतीय जुलाहों को तरह तरह के कष्ट दिए गए। छठा, 1770 में जब बंगाल में दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा तो सरकार ने जरा भी सहायता नहीं की। परिणाम स्वरूप बंगाल की एक तिहाई जनसंख्या भूख और बीमारी से नष्ट हो गई। प्रतिदिन हजारों लाशें हुगली नदी में बहाई जाने लगी। यह अकाल बंगाल के लिए विनाशकारी था, परंतु दैत्य शासन के अंतर्गत कोई भी मदद को तैयार न था। सातवां, अब बंगाल की ओर भारतीय धन का अब इंग्लैंड की ओर भारतीय धन का बहाव जो है वह तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। यह क्रम ऐसा प्रारंभ हुआ जो अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक चलता रहा। इंग्लैंड की ओर भारतीय धन का बहाव। एक अनुमान के अनुसार 1766, 1767 और 1768 में ही 59 लाख पाउंड की रकम बंगाल से ले जाई गई। क्लाइव की द्वैत शासन व्यवस्था को एक दूषित शासकीय यंत्र कहा जा सकता है जिसमें बंगाल की जनता को अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सभी क्षेत्रों में भारी जनजन की हानि हुई। इस व्यवस्था से कंपनी की बड़ी बदनामी हुई, अतः वॉरेन हेस्टिंग्स ने आते ही इस व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दिए।